संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। नमस्कार, मैं टीना चौहान वॉइस ऑफ मानवता से जुड़ने वाले सभी मेहमानों का और सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। वॉइस ऑफ मानवता एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम गरीबों, मजलूमों और महापुरुषों की बात करते हैं। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर करने वाले रवि माहे अंबेडकर जी न्यूयॉर्क से और दिलबाग सिंह जी को मैं बहुत-बहुत शुक्रिया कहती हूँ और साथ में हमारे ऑर्गेनाइजर मेघराज सिंह जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ और हमारे साथ जुड़ने वाले आज के मेहमानों डॉक्टर उमेश जी, रितु बुंदेले जी और नवीन दामोर जी और मिलिंद वानखेड़े जी, आप सभी का इस प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पहले से विदित है कि हमने कुछ प्रोग्राम्स किए हैं, जिस पर हम संविधान के बारे में जानते हैं। क्या भारत का संविधान जिंदा है? इस विषय को लेकर हम चल रहे हैं ताकि समाज में जागृति आए, ताकि जो वकील है, जो पढ़े-लिखे आज के देश की धरोहर है, उनका जो नॉलेज है, उसको हम इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से लोगों और समाज में प्रदर्शित कर पाएँ, ताकि हमारा समाज और आगे दिशा में अच्छी दिशा में जाए। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत में मैं आपसे अपने ऑर्गेनाइजर जो मेघराज सिंह जी हैं, उनके विचारों पर आपके क्या विचार हैं, वो जानना चाहूँगी। तो उन्होंने अ, बुद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया था, बल्कि वह तो पहले से ही बुद्धिस्ट थे। तो उनके इन विचारों के ऊपर आपका क्या मत है? मेघराज जी के विचार है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया, पहले से ही बुद्धिस्ट थे। वो इस रेफरेंस में हम उस बात को समझ सकते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन मैं हिंदू बनकर मरूंगा नहीं। ये हिंदू शब्द आज की डेफिनेशन के हिसाब से अलग है, लेकिन बाबा साहब के स्टेटमेंट के हिसाब से उन्होंने 1935 में घोषणा की थी। 1935 के बाद लगभग 14 अक्टूबर 1956, 20-21 साल बाद उन्होंने बुद्ध धर्म को स्वीकार किया, अंगीकार किया। तो इस रेफरेंस में सारे जो चीजें हैं, तो बुद्धिस्ट थे, मतलब ये कह सकते हैं कि पहले से जो आचरण व्यवहार उनके नेचर स्वभाव में और सारी चीजों में बुद्धिस्ट थे। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा भारत में कोई इतिहासकार नहीं हुए। हमारी परंपराएं क्या है, हमारी धरोहर का क्या है, तो वो बाबा साहब अच्छी तरह से जानते थे, समझते थे। और इसीलिए शायद मेघराज जी का कहना है कि पहले से बुद्धिस्ट थे। अब रही बात उनके, अगर थोड़ा पारिवारिक अगर दृष्टिकोण डाले या उस दिशा में हम लोग बढ़े, जो कबीर पंथ है वो वहीं से निकला हुआ है, या संतों की जो हम परंपरा है, चाहे गुरु गोविंद सिंह से लेकर या उसके पहले संत तुकाराम से, और पीछे जाते तो बुद्धा से जुड़ी हुई है, कड़ी जुड़ी हुई है, कड़ी की गैपिंग नहीं है। इस रेफरेंस में हम उस बात को समझ सकते हैं कि इसका हम ये कह सकते हैं पुनर्जीवन किया गया है, वो एडॉप्ट किया गया, पुनर्जीवन किया गया है। मैं केवल इस मौके पे केवल इतनी ही बात संक्षिप्त में रखना चाहूँगा। जी, हमारे एक और मेहमान जो हमारे साथ जुड़े हैं परमानंद जी, आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है। आपके क्या विचार हैं इस पर कि जो अंबेडकर जी थे, उन्होंने बुद्ध धर्म को अपने जीवन के अंतिम वर्षों में अपनाया या फिर वह पहले से ही बुद्धिस्ट थे? जैसा कि मेघराज सिंह जी कहते हैं, वो ये बोलते हैं कि वो मानसिक रूप से और अपने व्यवहार में तो पहले से बुद्धिस्ट थे। लेकिन जैसा कि लोग मानते हैं कि उन्होंने एक पर्टिकुलर ईयर में उस धर्म को अपनाया, तो वह उन्होंने शारीरिक रूप से अपनाया क्योंकि वह उनके विचार तो पहले से ही बुद्धिस्ट थे और बुद्धिस्ट को वो ज्ञान से जोड़ते हैं कि जो बुद्धिमान होता है वो बुद्धिस्ट होता है। तो जो अंबेडकर जी थे वो पहले से बुद्धिस्ट थे। आपके इस पर क्या विचार है परमानंद जी? जी, धन्यवाद। आपका सवाल जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत लोगों के लिए ध्यान देने का बिंदु है। ये बात बिल्कुल, मैं तो ये मानता हूँ कि जो भी व्यक्ति समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की सिद्धांत को मानता है, वो बुद्धिस्ट है। क्योंकि बुद्ध का सिद्धांत इसी बात को लेकर आधारित है और उसके पहले भी ऐसा वही गौतम के अलावा भी पहले बुद्ध हुए थे
उन्होंने भी उसी सिद्धांत को उसी प्रिंसिपल को फॉलो किया था। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने संविधान के निर्माण के पहले और अपने को बुद्धिस्ट डिक्लेयर करने के पहले भी समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की लड़ाई में वो शामिल थे। और ये शामिल क्या कहना कि ओरिजिन ही उनसे हुई। तो इसमें कोई संदेह नहीं कि बाबा साहब पहले से ही बुद्ध की विचारधाराओं से प्रेरित थे और वो बाद में घोषित किए। पहले तो उन्होंने, जैसा मिलिंद भाई साहब ने अभी बताया कि बाबा साहब ने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं हिंदू धर्म में मरूँगा नहीं, ये मेरे बस में है। और उन्होंने उसको इस डिक्लेरेशन के एक लंबे दौरान में उन्होंने बहुत सी विचारधाराओं का अध्ययन किया। लगभग बहुत सी क्या, सभी विचारधाराओं का अध्ययन करने के बाद उन्होंने डिक्लेयर किया कि मैं बुद्धिस्ट बनूँगा। जी, पर जी। उनकी इसी सोच इसी बात से तो ना जी, इसलिए मैं इसी इससे बात सपोर्ट करता हूँ मेघराज जी की बात को जी, कि जी, जी। वो शुरू से ही उनकी विचारधारा है। जी, जैसा आपने धन्यवाद। एक बिंदु रखा कि उन्होंने जी, ये कहा था कि वो हिंदू धर्म में जन्मे तो हैं, लेकिन वो उसमें हाँ, मरेंगे नहीं। लेकिन जी, जी, आज जैसे हम संविधान में देखते हैं कि हिंदू हाँ, धर्म में बुद्ध धर्म को भी शामिल किया जाता है। जहाँ पर हिंदू लिखा रहेगा, वहाँ पर हाँ। उसमें बुद्ध भी होते हैं, जैन भी होते हैं, पारसी, इन वर्गों को शामिल किया जाता है। तो फिर मतलब वो क्या उनके विचारों से कंट्राडिक्ट यानी कि उससे थोड़ा-सा अलग विरोधाभासी प्रतीत होता है। उस पर आपके नहीं, क्या कहना है? प्रिंसिपल डिफरेंट हैं, दोनों के इनसे प्रिंसिपल ये बाद में ये उस समय बस डॉक्टर अम्बेडकर ने जब संविधान रचना की थी, जी, उस समय की जी, बात नहीं थी कि वो उन्होंने बुद्ध धर्म के अंदर सबको समाहित किया। ये वो जब हिंदू कोड बिल बना और उसके बाद फिर 1955-56 में जब अलग-अलग से हिंदू कोड बिल को टुकड़े-टुकड़े में ला करके अधिनियम बनाए गए, तो उस समय सभी धर्मों को अलग-अलग करके मान्यता सरकार नहीं देना चाहती थी। सबको अगर स्पेसिफिक धर्म की मान्यता देना उनकी विचारधारा में नहीं था, इसलिए उन्होंने पंथों को तो समाप्त कर नहीं सकते क्योंकि वो पहले से ही यहाँ पर भारत में है। तो उनको सोची-समझी रणनीति के तहत इंक्लूड कर दिया सबको। और एक हद तक वो प्रिंसिपल को तो फॉलो करते हैं, चाहे सिखिज़्म हो, चाहे वो बुद्धिज़्म की कुछ-कुछ प्रिंसिपल तो फॉलो करते ही हैं। तो इसलिए उन्होंने समेट दिया सबको और समेटने का तात्पर्य बाबा साहब का नहीं था, ये सरकार का। जी, ठीक ये है। बाद में ये लोगों ने बनाया। इसी विषय पर हम हमारे एक और मेहमान रितु जी से भी उनके विचार जानने का प्रयास करेंगे। रितु जी, आप क्या सोचते हैं इस विषय पर कि जो अंबेडकर जी थे वो बुद्ध धर्म से किस तरीके से संबंधित थे? यानी कि वो शुरू से ही बुद्धिस्ट थे या फिर मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक पर्टिकुलर समय पर आकर क्यों अपने आप को बुद्धिस्ट बनाया? सॉरी मैम, यहाँ पर लाइट गई हुई है। एक्चुअली जी, अभी कोई बात नहीं। हो गया। और जहाँ तक का है अम्बेडकर जी पर बोलना, तो शायद मुझे लगता है कि मैं भी उस लिए तैयार नहीं हूँ और जी। मेरे इतना मतलब मैम उसके लिए सॉरी, इतना नॉलेज नहीं है नहीं, अभी नहीं, कोई मुझे। बात नहीं। जब हुँ, हम किसी चीज़ पर सोचना शुरू करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं, तब अपने आप विचार बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, हम अपने जी, प्रोग्राम को थोड़ा आगे ले जाएँगे और अभी जिस प्रकार से हम इसको पिछले प्रोग्राम की कड़ी से जोड़ते हुए थोड़ा आगे ले जाएँगे। जैसे हम पूरे जो सीरीज़ हमारी चल रही है, उसमें संविधान को जानने का प्रयास कर रहे हैं और संविधान को जानते-जानते हम संविधान की प्रस्तावना पर आए और ये जो प्रस्तावना है, ये एक तरीके से जैसे कि नानी पालकीवाला ने कहा था कि ये संविधान का परिचय पत्र है। तो इस परिचय पत्र को हम इस प्रकार से समझना चाहेंगे और इस प्रकार से समझाना चाहेंगे, जिससे कि हम इसी के माध्यम से पूरे संविधान की रूपरेखा को समझ सकें। तो आज का जो हम इसमें आगे बढ़ते हुए जब हम पहुँचते हैं, तो यहाँ पर प्रस्तावना में एक और शब्द आता है समाजवाद। तो ये समाजवाद शब्द का क्या आशय है? समाजवाद आखिर होता क्या है? क्योंकि हम इसको प्रयोग तो दिन-प्रतिदिन भी करते हैं, बहुत सारे लोगों के मुँह से सुनते भी हैं, लेकिन इसका एक्चुअल मीन क्या होता है? तो हमारे अगले मेहमान डॉक्टर उमेश जी, आपसे इस बारे में विचार जी, उमेश जी। जैसे आपने समाजवाद के बारे में मैडम बताया, समाजवाद को सामान्यतः जैसे हम लोगों बोलचाल की भाषा में अगर हम बात करें, तो हम जो
सामाजिक के अलावा में आर्थिक और जो हमारी जो इकोनॉमिक प्रणालियाँ है, उसको हम साथ-साथ में देखते हैं कि भई हमारा जो समाजवाद किस तरह चल रहा है। हमारा अर्थशास्त्र आप देख लीजिए या इससे रिलेटेड जो भी समाज से उसकी उपयोगिता के लिए जो भी हम कार्य करते हैं, वो कहीं न कहीं समाजवाद से जुड़ा हुआ रहता है। और ये समाजवाद उसी का एक मिला-जुला पहलू है जो संविधान में लिया गया है, ताकि जो हर मनुष्य जो उसकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति का उसका एक अध्ययन हो सके कि समाजवाद में आया है। मिलिंद जी, आप इस समाजवाद की अवधारणा को मतलब इस तरीके से समझा दीजिए ताकि जो एक आम वर्ग है, जो मतलब इतना पढ़ा-लिखा नहीं है या फिर इतना इन सब चीज़ों से जुड़ा हुआ नहीं है, वह भी इस विचारधारा को गहराई से समझ सके। तो इसके आशय को हम किस प्रकार से जान नहीं, सकते मुझे हैं? लगता है कि मुझे मौका तो मिला अभी ये ओम प्रकाश बोरसिया जी जुड़े हैं या इस संबंध में परमानंद साहू जी भी अच्छा बता सकते हैं। तब तक परमानंद जी को दीजिए, वो मुझसे अच्छा समझा देंगे इस जी, बारे में। और अगला ठीक है। है ये हमारे में ओम प्रकाश बोरसिया जी भी जुड़े। ठीक है, ओम प्रकाश जी, आपका भी इस प्रोग्राम में बहुत-बहुत स्वागत है। आपसे हम समाजवाद का आशय जानना चाहेंगे, तो कह दूँ? शायद वो हट गए हैं। नहीं, साहू जी, परमानंद साहू जी बताएँगे। जी, जी परमानंद जी। अपना माइक जी, जी आपने एक जो विषय रखा है, संविधान की प्रस्तावना का जो बिंदु है, समाजवाद। तो समाजवाद एक बहुत बड़ी व्यापक विचारधारा मैं मानता हूँ कि सिर्फ भारत में नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो दी होल वर्ल्ड की बात की जाए। जी, जो किसी व्यक्ति या एक समूह के मूलभूत आवश्यक सिद्धांतों जो एक व्यक्ति के एक जीव के जीवन के लिए आधारभूत संरचना होती है, उसकी परिपूर्ति के लिए जो प्रिंसिपल बनाए जाते हैं, तो वो समाज से रिलेटेड होते हैं। और यदि उन्हीं प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए हम समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा की सीमा में रहते हुए उनको लेके चलने की जो विचारधारा है, जो योजना बनाते हैं, वो वाद की श्रेणी में आता है। यदि उससे हम पृथक चले जाएँ, उदाहरण के लिए अगर हम समता की बात ना करें, तो वो समाज की बात नहीं कहलाएगी। स्वतंत्रता की बात हम ना करें, तो वो समाजवाद नहीं कहलाएगा। बंधुत्व की बात ना करें, हम स्वतंत्र रूप से रहने और सामाजिक व्यवस्था में अलग-अलग रहने की बात करें, तो वो समाजवाद नहीं होगा। तो समाजवाद बेसिकली ये है कि वो हम समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा को एकीकृत करके उसको फॉलो करते हुए जन-जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। हमारे जो समाजवादी विचारधारक थे मूल्यवादी वर्ग के, उन्होंने इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए समाजवाद को समाज में स्थापित करने की कोशिश की थी। ये मेरे विचार से समाजवाद का मूल उद्देश्य है। तो ये समाजवाद की जो अवधारणा जैसा आप बता रहे हैं कि ये समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की भावना से प्रेरित है। तो जी, जी। इसका जो उदय हुआ क्योंकि हर अवधारणा कहीं-कहीं पर जन्म लेती है और पीढ़ी दर पीढ़ी उसमें निखार आकर के वो जो वर्तमान अवधारणा उसकी रहती है, वो उसका रूप ले लेती है। तो हाँ। ये जो विचारधारा है, इसका उदय कहाँ से हुआ? यानी ये भारतीय विचारधारा है या पश्चिमी विचारधारा है या मतलब किस क्षेत्र में या फिर किस तरीके से इस अवधारणा का उदय हुआ? हाँ, नहीं समाजवाद देखिए वो केवल भारत में उसका उदय नहीं है। अगर हम ये कहीं भी जो भी कम्युनिटी है रहने की अगर उनके सिद्धांत को देखा जाए कि अरस्तू के सिद्धांत को देखा जाए, टॉल्स्टॉय की विचारधारा को देखा जाए, जो भारत के नहीं है और कम से कम 500-600 साल पहले मतलब ईस्वी के पहले की भी बात इसको कह सकते हैं। तो उस समय भी उन्होंने जो प्रिंसिपल निर्धारित किए थे जीवन के लिए, तो वो भी समाजवाद से प्रेरित थे। वो भी यही सिखाए हैं कि हमें समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की विचारधारा को लेकर ही आगे चलना चाहिए ताकि मानवता इस धरती पर स्थापित रही है और बची रहे।
तो ये यहाँ का सिद्धांत नहीं कह सकते। डेवलपमेंट सबका अलग-अलग ज़ोन में अलग-अलग स्थिति परिस्थिति के अकॉर्डिंग उसका हुआ है। भारत में जो समाजवाद की विचारधारा का विकास हुआ है, वो यहाँ के परिवेश के अनुसार हुआ। जी। धन्यवाद। जी, परमानंद जी। मिलिंद जी, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो अवधारणा है समाजवाद की, तो ये समाजवाद की अवधारणा का लोक कल्याण से किस प्रकार संबंध है? क्योंकि जो भी लोक कल्याणकारी राज्य होता है या राष्ट्र या देश जिसे हम कहते हैं, तो वह जो लोक कल्याणकारी रहता है वो समाजवादी भी रहता है, अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है। तो इन दोनों अवधारणाओं को जोड़कर देखा जाता है। तो इन दोनों में क्या संबंध है, लोक कल्याण और समाजवाद में? वानखेड़े जी। देखिए, ये एक विचारधारा जो होती है, जो हमारे जैसे बुद्धा का जो विचारधारा है ना, जो हम लोग बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जहाँ बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात है कि मतलब बहुत अधिक संख्या में लोगों को जीवन कैसे सुखमय हो, मतलब सारी चीजों से उनका, तो ये वो वाली विचारधारा है। अब इसी में जो समाज बोलते हैं ना, भारत देश के अंदर अभी वर्तमान में आप देखते हैं तो भारत में समाज नहीं, समाज निर्माण की प्रक्रिया में है। और समाज निर्माण की जो प्रक्रिया है, वह विचारधारा के आधार पर निर्माण होती है, और जिस विचारधारा में जोड़ने की प्रक्रिया होती है, समाज को लेकर चलने की या जोड़ने की, तो जोड़ने वाले शब्द में ये 3 तत्व जो प्रिंसिपल में है, संविधान में है, या परमानंद साहू जी ने बोला स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, ये बुनियादी प्रिंसिपल है जो कि जोड़ने वाली विचारधारा में है, लेकर चलने वाली विचारधारा में है, या बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की विचारधारा में है। लेकिन इसके अगर आप दूसरी विचारधारा बोले जिसमें समता नहीं है, मतलब असमानता को मानते हैं, भाईचारा नहीं है, मतलब घृणा की भाव करते हैं, भेदभाव करते हैं, वो साथ में लेकर नहीं चलना चाहते, तो वो एकल प्रिंसिपल है किसी जाति विशेष वर्ग का, या किसी, हम उसको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बोल सकते हैं, भारत में मनुवाद बोल सकते हैं, कई-कई जगह तक वो जो उस तरह की विचारधारा है, तो उसमें वो समाजवाद हो ही नहीं सकता। और अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में बोलेंगे, इसको अधिक ज़्यादा डेवलप किया तो राम मनोहर लोहिया का नाम उस नेताओं में, उस चीज़ों में आते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार के परिप्रेक्ष्य में, कि काफ़ी बड़ा आंदोलन चला, जिसको मतलब समाजवादी आंदोलन बोलते हैं, और उसके आधार पर ही एक पार्टी का नाम लेंगे तो उत्तर प्रदेश पार्टी भी है, समाजवादी पार्टी। तो वो इसलिए भी वो चीज़ें चीज़ें में आती है कि वो हम लोग वो चाहते हैं कि इस तरह का हम डेवलपमेंट करें। दूसरा एक पहलू ये भी आता है कि बहुत माइक्रो लेवल का अगर डिफरेंस आप समझने का प्रयास करेंगे कि भई ये मार्क्सवाद जो कम्युनिस्टवाद है और इसमें क्या फ़र्क है, तो वो वो केवल उस सैद्धांतिक पक्ष पे नहीं होता है, वो गरीबी-अमीरी की बात करता है। वो बहुत ज़्यादा गहराई तक नहीं जाता है कि हाँ, देश में मज़दूर वर्ग है, देश में पूँजीपति लोग हैं, तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इकोनॉमिक के ऊपर। तो लेकिन यहाँ सारी चीज़ें कवर्ड है, समाजवाद में आप बोलेंगे तो चारों चीज़ें कवर्ड है, इकोनॉमिक तो है ही है, साथ में 3 चीज़ें और कवर्ड हो जाती हैं। ये बुनियादी फ़र्क है। हो सकता है मैं 3 समझाने का चीज़ें प्रयास किया, बताने का प्रयास 3 किया। चीज़ें और कौन-सी? जी, मतलब मार्क्सवाद जिसको कम्युनिस्टवाद बोलते हैं, तो उनका तो केवल 2 ही पहचान देश में गरीब है और अमीर है। उसमें और जो चीज़ें होती है ना, मतलब उनका कहना है पूँजीपति और 2 ही वर्ग है भारत देश में, जबकि ऐसा नहीं है। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, न्याय पर जड़ने के लिए हमको और भी जो चीज़ें लागू होती है, वो चीज़ें लागू उन प्रिंसिपल्स में नहीं है। जैसे भारत की बुनियाद क्या है? मनुवाद के कारण कास्ट सिस्टम डेवलप हुआ है, फिर उसकी विचारधारा क्या है कि वो एकलपंथी है, वो समाज को लेकर नहीं चलते, भाईचारा नहीं है, अन्य चीज़ें नहीं है, उसको मानते नहीं। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने वो जो चीज़ें की कि जो कम्युनिस्ट है, दुनिया में सफल इसलिए भारत में इसलिए सफल नहीं किया कास्टिज़्म है, वो उसमें अवरोध है। वो मानते ही नहीं कि ये कास्ट को मानते ही नहीं, ये सारी चीज़ें। इसलिए उनको किसी ने सवाल किया था कि ये जो प्रिंसिपल्स है आप कार्ल मार्क्स को मानते हैं या बुद्धा को मानते हैं? तो बोले कार्ल मार्क्स का प्रिंसिपल तो ठीक है, क्योंकि यहाँ भारत में भी पार्टियाँ हैं। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को देखेंगे, लेकिन उसके अंदर भी ब्राह्मणवाद है। लेकिन यहाँ की वो जो कार्ल मार्क्स की जो सिद्धांत है, उसको ब्राह्मणवादी लोगों ने, मनुवादी लोगों ने अपने हिसाब से ढालकर चला रहे हैं। उसमें वो चीज़ें नहीं पहुँच पा रही आम जनता को, जैसे मिसगाइडेड हम है। देखते हैं
मार्क्सवाद को समाजवाद से जोड़कर देखते हैं कि मार्क्सवाद हाँ थोड़ी-सी हाँ एक मैं स्ट्रीट में इसीलिए ये टॉपिक उठाया गया बिल्कुल। लेकिन जैसा कि मैं समाजवाद को जहाँ तक समझती हूँ या जहाँ तक मैंने पढ़ा है, समाजवाद की एक परिभाषा देखने को मिलती है। उसमें बताया जाता है कि ये एक ऐसा समाज रहेगा जहाँ पर सभी लोग अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे और उन्हें उनके कार्य के अनुसार उसमें से जो हिस्सा है वो मिलेगा। और जो मार्क्सवाद रहता है वो ये कहता है कि सभी अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेंगे लेकिन सभी को अपनी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। तो इस संदर्भ में भी आपसे 1 मिनट नहीं, के विचार आपने आप एकेडमिक रूप से पढ़ा अच्छी बात है, लेकिन हकीकत सामाजिक बोलने के लिए या किसी लोग मिठास बोलने के लिए अच्छी-अच्छी बातें लगती है। जैसे आप कम्युनिस्ट पार्टी अन्य जो के विचार देखेंगे ना, वो भी अच्छा-अच्छा लगता है। इवन पार्लियामेंट में जो कानून पास होते हैं, उसका आप ऑब्जेक्टिव देखेंगे तो वो भी बड़ी सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बी प्रैक्टिकल क्या है, बी प्रैक्टिकल भारत के संदर्भ में देखना चाहेंगे, तो वो जब तक हम लोग उस डिफरेंशिएट नहीं करेंगे विचारधारा का, मनुवाद का, ब्राह्मणवाद वर्सेस मानवतावादी विचार जो हमारे चैनल का नाम है, तो वही चीज़ है समाजवाद। कई उसके अर्थ निकल सकते हैं। यही एक सबसे बड़ी बात है। मतलब मेन प्रिंसिपल को छोड़ना नहीं, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित देश और समाज का निर्माण करना ही समाजवाद है। वही ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिंसिपल है और बहुत सारे लोग उस पर काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन अलग हो सकते हैं, पॉलिटिकल, सोशल, रिलीजियस ये चीज़ें हैं। अ, जी सर। मैं अन्य मेहमानों को ये बोलना चाहूँगी कि कृपया करके अपना माइक और कैमरा ऑन रखें ताकि हम आपके विचार लेने में सक्षम हो पाएँ। तो इसी मुद्दे पर मतलब समाजवादी विचारधारा में 2 चीज़ें देखने को मिलती है। हम 2 तरीके के समाजवाद पढ़ते हैं। एक समाजवाद गांधीवादी समाजवाद होता है और एक फेबियन समाजवाद होता है। तो इन दोनों में क्या अंतर है या फिर ये हमारे जो संविधान में जो समाजवाद है, वो किस दिशा में जाता है? हम किसका सपोर्ट करते हैं या हम किसको फॉलो कर रहे हैं आज के समय में? परमानंद जी, मैं आपसे इस पर आपके विचार जानना चाहेंगी। रितु जी, अगर आपके घर लाइट आ गई हो तो फिर आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। मैम जी, लाइट एक है, बार प्लीज़ मैं लाइव हूँ, बट क्या लाइट है नहीं, जी, ओके मतलब कोई बात आप रिपीट करेंगे कि आपका अपना सवाल क्या जी, जी। मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जैसे गांधीवादी समाजवाद होता है, एक है? फेबियन समाजवाद होता है। तो गांधीवादी हुँ, समाजवाद में गांधी जी की विचारधारा चलती है। वो बोलते हैं कि आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, स्मार्ट गाँव होने चाहिए, कुटीर उद्योग होने चाहिए, इस प्रकार की बातें वो उनके समाजवाद में करते हैं। और हुँ, दूसरा जो फेबियन समाजवाद होता है, वो लोकतंत्र का सपोर्ट करता है और उसमें वृहद उद्योग यानी कि जो बिग इंडस्ट्रीज रहते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं और इसके नेहरू जी इसके सपोर्टर थे। तो हमारे जो देश में जो संविधान आज के समय में हम संविधान में पढ़ते हैं, वो किस दिशा में जाता है? ऐसा सवाल। जी, जी। धन्यवाद। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि गांधी जी का समाजवाद जो है, वो मनुवाद का सप्लीमेंट है। वो स्पष्ट रूप से भारत की जनता के लिए, भारत के परिप्रेक्ष्य में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के अवधारणा से विपरीत। मनुवाद को आप एक लाइन में कहना चाहें तो मनुवाद क्या होता है? मनुवाद हम जो मनु की संहिता है, मनु ने जो स्पेसिफाइड किया था कि किस व्यक्ति को उन्होंने जो प्रिंसिपल दिया था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का जन्म किस सिद्धांत पर हुआ है और उनके दायित्व निर्धारित किए थे कि ब्राह्मण कौन-सा काम करेगा, क्षत्रिय कौन-सा काम करेगा और शूद्र कौन-सा काम करेगा, इसको कितनी सीमा तक काम करने का अधिकार होगा और किस समाज में, किस व्यवस्था में चलेगा, किससे दंडित किया जाएगा, कैसी उसकी यानी एक प्रकार से उसको हम कहें कि ये जो पहले का कानून था, संविधान के पहले का जो कानून था, वो प्रिंसिपल मनु के सिद्धांत के अनुसार चलते थे, कि वो मनुवाद है। तो जो भेदभाव का सपोर्ट करता था। भेदभाव का टोटल बेस्ड ऑन द डिस्क्रिमिनेशन सपोर्ट तो करना ही है, पर वो आधारित भी उसी में तो अच्छा। उसको समर्थन करते हुए गांधी जी का जो समाजवाद था, उसको मैं मानता हूँ कि उन्होंने इस प्रकार से किया और लोहिया जी का समाजवाद, भारत के अन्य वादी विचारधाराओं के लोगों का समाजवाद, वो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व की इसकी विचारधारा का समाजवाद था, जिसमें ये कहा गया है कि व्यक्ति यदि है, कोई भी, चाहे वो
किसी ऊँची जाति का, ऊँचे समाज का हो या निम्न समाज का हो, उसे संविधान के अनुसार एक ही नज़र से, कानून के अनुसार एक ही नज़र से देखा जाना चाहिए और उसको उसके लिए भारत की हर सुविधा, हर व्यवस्था, हर तंत्र में उतना ही अधिकार होना चाहिए, जो कि एक भारत के नागरिक की हैसियत से हो सकता है, ना कि किसी जाति या समाज या वर्ग की हैसियत से। तो जबकि गांधी जी का समाजवाद इसके विपरीत है। उन्होंने भी डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जब कुछ संविधान की रचना के समय कुछ विषय उनके सामने रखा था, तो उन्होंने उसका विरोध किया था। उसका एक सबसे बड़ा उदाहरण पूना पैक्ट है कि जब डॉक्टर अम्बेडकर संविधान में जोड़ने के लिए गोलमेज सम्मेलन से कुछ अनुमति ले आए कि भारत के नागरिकों को यहाँ जो डिप्रेस्ड क्लास के लोग हैं, उनके लिए स्पेशल वोटिंग राइट लेके आए, तो उसका सबसे ज़्यादा विरोध उन्होंने किया, गांधी जी ने किया कि ये ऐसा करने से हमारे देश का समाज टूटेगा। और डॉक्टर अम्बेडकर से ज़्यादा बड़े समाजवादी किसी भी एंगल से महात्मा गांधी नहीं थे। और जो सोच करके अम्बेडकर जी उसको ले आए थे, उसका उन्होंने विरोध किया। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर का समाजवाद, लोहिया का समाजवाद और गांधी जी का समाजवाद में उत्तर और दक्षिण का फ़र्क है। जी। रितु जी, ये जो समाजवाद की जो बात चल रही है, तो समाजवाद आप किस रूप में देखते हैं समाजवाद को? और क्या आपको लगता है कि भारत में समाजवाद की जो विचारधारा है, वो मौजूद है पहले से या फिर संविधान के माध्यम से उसको थोपा जा रहा है? मतलब समाजवाद नहीं, के बारे में आपके क्या विचार हैं? जी। जी सर ने जो अभी बोला है कि बनाई हुई है, हमारे ही बनाई हुई है, जैसे ब्राह्मण लोगों ने एक्चुअली जो उनके काम थे, जैसे कोई बनिया है, जैसे कोई धोबी है, जैसे कोई चमार है, तो उनके जो कार्य थे उसके हिसाब से समाजवाद बनाए गए ब्राह्मण लोगों ने। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी समाजवाद होना नहीं चाहिए। एक्चुअली सब अगर एक राष्ट्र, एक आइन के हिसाब से चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक्चुअली समाजवाद की वजह से बहुत सी परेशानियाँ आ रही है। अगर देखा जाए तो हम लोग देश में एक जो एकता है वो नहीं हो पा रही है। जैसे हिंदी राष्ट्र होना चाहिए, बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, आपने समाजवाद आपके विचार रखे। जी, कोई बात नहीं। हाँ, डॉक्टर उमेश जी, आप क्या सोचते हैं समाजवाद के बारे में? आप आपका कैमरा ऑन ही रहने दीजिए। जी, माइक। जी, समाजवाद के बारे में अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुसार अगर हम समाजवाद की बात करते हैं, तो इसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो चीज़ें हैं, इससे हमें इनके शोषण से जो बचना है। समाजवाद ये बोलता है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो शोषण हो रहा है, तो समाजवाद इससे आपको बचाएगा। ये संविधान का में इसका उद्देश्य बताया है। ठीक है। इस एक्चुअली हम एक ही शब्द पर इतना अधिक गंभीर विचार करने के पक्ष में इसलिए हैं क्योंकि यही शब्द हैं जो आज हमारे देश को निर्देशित कर रहे हैं और इन्हीं के ऊपर देश खड़ा है। और ये हम जिस पुस्तक को लेकर के ये देश आगे चलता है, उस पुस्तक की प्रस्तावना है, तो उसके हर एक शब्द को हमें समझना चाहिए, हर एक शब्द की क्या अहमियत है और क्यों उसको संविधान में जोड़ा गया। तो इस सारी चीजों को समझने के लिए हमें उस पर समय भी देना होगा, हमारे विचार भी देने होंगे और हमारे दिमाग को एकदम खुला रखना होगा आज के समय से जोड़ते हुए कि क्या प्रासंगिकता उसकी रह गई है। तो इसमें एक और मतलब प्रश्न आना चाहिए सबके दिमाग में कि जो समाजवाद है हम उसका समर्थन करते हैं हर कोई, मतलब अगर चाहे, क्योंकि ये लोकतंत्र से जुड़ा हुआ ही है। समाजवाद को अगर हम एक्सट्रीम या फिर बिल्कुल इस तरह से ना ले उसको गलत रूप में, तो वो एक समतामूलक समाज की स्थापना करने वाला होता है। तो ये समाजवाद शब्द को हमने 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से बाद में जोड़ा। तो क्या कारण था कि इसको पहले शामिल नहीं किया गया? और अगर पहले शामिल नहीं किया तो फिर बाद में क्यों किया गया? तो मिलिंद जी, आपसे इस पर हम जानना चाहेंगे कि ऐसा क्यों किया गया? जहाँ तक मेरा नॉलेज है, देखिए जब जोड़ना होता तो ये सारा पार्लियामेंट के मतलब संविधान सभा में सारा डिस्कस और डिबेट होता। कुछ चीज़ें ऐसी है कि कुछ कांग्रेस की देन है, कुछ उनको ऐसा लगा कि इसको जोड़ना चाहिए। बाकी लोगों ने उसका विरोध नहीं किया कि वो सारी जो चीज़ें अपने डिस्कस में आया कि ये
लोकतंत्र का ही एक पार्ट है। लेकिन जो शब्दों को और ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने के हिसाब से, समझने के हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि उसका डेफिनेशन और उसका एक्सप्लेनेशन, उसकी व्याख्या करने के हिसाब से उसको जोड़ा गया है। उससे कोई उसकी प्रस्तावना में या उसमें कोई कमी नहीं होती है, मतलब बढ़ोतरी ही होती है, इसलिए उसको जोड़ा गया है। केवल इतना ही संदर्भ है उसका समाजवाद से। जो पहले से जो चीजें थी उसमें प्लस हुआ है, केवल इतना ही रेफरेंस में लेंगे तो ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा उसका मीनिंग नहीं निकलता, क्योंकि ऑलरेडी जो संविधान की जो प्रस्तावना में वो सारी चीजें पहले से थी। लेकिन हो सकता है लोगों की समझने में या अन्य चीजों को जो उसकी शब्दावली है समझने में आसान नहीं हो सकती थी, इसलिए उसको जोड़ा गया है, जो शब्द है समाजवाद। तो अब हम इससे थोड़ा-सा आगे बढ़ते हुए, जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो हमें इस प्रस्तावना में एक और शब्द जुड़ दिखता है, क्योंकि प्रस्तावना की जो शुरुआत होती है ना, उसके जो मैं शब्द हैं वो हर एक शब्द का एक अलग-अलग मतलब है। दो जी। थोड़ी-सी मैं एक मिलिंद जी की बात को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा जी, जी, जी। ज़रूर। कि जो संविधान में समाजवाद जोड़ने की आपने बात कही कि उसको जिस समय प्रस्तावना रखी गई थी, उस समय नहीं था, वो बाद में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो उसमें मैं मिलिंद जी की बात को आगे बढ़ाता हूँ, कंट्राडिक्टरी नहीं है कि एक्चुअल में वो स्थिति ये थी कि अगर संविधान के पन्नों को हम पलटते हुए आगे की ओर चले जाएँ, पढ़ते हुए देखें, तो हमारा संविधान पूर्णतः समाजवाद पर ही निर्भर है। पर उसमें प्रस्तावना में उस बात को उल्लेखित नहीं किया गया था। और बाद में उल्लेखित किया परिस्थिति के अनुसार, उसका एक साधारण सा अर्थ ये निकाल सकते हैं कि घर के अंदर अगर हम देखें, तो सदस्यों की संख्या 15, 20, 25 कितने भी हो सकती है। उसी चीज़ को अगर बाहर नेम प्लेट लगा दिया जाए और उसमें सबके नाम लिख दिए जाएँ, तो जी, जी, राह चलते व्यक्ति भी वो पहुँच जाएगा, पढ़ लेगा कि इस घर में इतने लोग रहते हैं जी। और नहीं अदरवाइज़ उसको अंदर जाना पड़ेगा। फिर एक नॉक करके दरवाजे को फिर पूछना पड़ेगा कि कितने-कितने लोग हैं, कौन-कौन से किस उम्र के हैं और उसको अगर हम डिस्प्ले कर दें घर के दरवाजे पे, तो ईज़िली कोई व्यक्ति जान जाएगा। तो प्रस्तावना में जब वो ले आ दिया गया, अच्छी बात है कि उसको जोड़ा गया, तो हमारे संविधान की मूल उद्देश्यों को जो है बिना हम अंदर घुस करके उसको पढ़े हुए प्राथमिक स्तर पर समझ सकें, इसलिए वो जोड़ दिया गया और बहुत अच्छा किया। तो क्या इसको ऐसा कह सकते हैं कि जिस घर में नेम प्लेट लगाई गई थी, उस नेम प्लेट में हाँ, किसी का नाम छूट गया था तो उसको बाद में जोड़ा गया? हाँ, हाँ, ये बिल्कुल, बिल्कुल, ये जी, कह सकते हैं। जी, जी, ठीक है। दूसरी तो भाषा में ये समाजवाद भी नहीं, दूसरी भाषा में ये भी समझ सकते हैं मैडम, जैसे मैंने बताने का प्रयास किया कि जो लैंग्वेज है कॉन्स्टिट्यूशन और जी, जो आम जनता की भाषा है या समझ है, उसको जी, समझने के लिए समाजवाद एक जल्दी समझ में आता है। जी, और जो उस समय के जो विद्वान थे, संविधान ज्ञाता थे, या उन लोगों ने सारी जो शब्दावली थी, जैसे अभी एक कहा ना, एक इसमें अंदर बहुत एक शब्द आता है संविधान में, उसका लोग जी। इवन आज के जजेस भी गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं ना, तो वो इसीलिए उसको साधारण बनाने के, सरल भाषा में बनाने के लिए किया गया, हम इस रेफरेंस में कह सकते इस बातचीत से एक और अभी मेरे जस्ट दिमाग में आया कि हम ऐसा भी सोच सकते हैं, जैसे सारे शब्द इसमें दिए गए हैं, लोकतंत्र दिया गया है, यहाँ पर हमने समाजवाद को अभी देखा, इससे पहले संप्रभु, बहुत सारे शब्द इसमें दिए गए हैं। तो जैसे अभी हमने समाजवाद को जोड़ा था तो हमारी प्रस्तावना को थोड़ा और हमने निखारा और अच्छा किया उसको, है ना? इसका भी परमानंद जी भी इसका समर्थन करते हैं। हैं। नहीं, मैं तो एक क्या शब्द और ऐसा बोलूंगा, भी उसमें किया? एक सेक्युलर है, सेक्युलर, अब सेक्युलर का जी, लोग जी, गलत उस अर्थ पर भी हम आते इंटरप्रिटेशन हैं, करते अभी हैं। अगला हाँ। शब्द हमारा वही है, तो उस पर हम आते हैं। लेकिन उससे पहले ये कि हम इसमें संशोधन करके हमारे संविधान को और बेहतर और समझ आ सके लोगों को, ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो क्या ये मेरा विचार है, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इसमें जैसे लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र की एक परिभाषा बनाकर संविधान में जोड़नी चाहिए? और इसी के साथ समाजवाद क्या होता है? क्योंकि एक ही शब्द के अर्थ अलग-अलग लोग अलग-अलग तरीके से करते हैं, अलग-अलग संदर्भों में करते हैं। तो संविधान किस रूप में उसको देखता है, उसकी एक डेफिनेशन ही संविधान में जोड़ दी जाए, तो ये कैसा रहेगा? हाँ, नहीं, ऑलरेडी रिपब्लिक जो शब्द है, जो हम जी, लोग 26 रिपब्लिक। जनवरी, हाँ, जी, 26 जनवरी 1950 को जब संविधान हम लोग अडॉप्ट किया है, तो रिपब्लिक का अर्थ आपके लोग क्या लेते हैं उसके अर्थ में? और एक लोकतंत्र जो आपने बोला, इसको क्या डिफरेंशिएट करते हैं, आप बताएं मतलब।
उसके आपको जो मुझे तो कंफ्यूजन जहाँ तक हो। पता है, जी, जी। हम्म। तो जो लोकतंत्र होता है उसमें जनता चुनती है अपने प्रतिनिधियों को और प्रतिनिधियों के माध्यम से जनता अपना शासन करती है। और जो हाँ, ये रिपब्लिक होता है इसमें जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है, जहाँ तक मुझे पता है। आप इस पर विचार रख दीजिए आपके। जी। नहीं, दोनों की शब्दावली काफी समान है। देखो, रिपब्लिक मतलब वो तो जो हम लोग अभी 26 जनवरी को मनाते हैं, क्या मनाते हैं दिन उसको, बाकी प्रचार क्या करती है सरकार? संविधान गणतंत्र। दिवस जी, मतलब क्या बनाते हैं? संविधान को लागू किया, अडॉप्ट किया गया, वही चीज ना। मतलब एक जो बना हुआ जी, किताब है, बुक है, या हम उसको कानून बोल सकते हैं या सिस्टम बोल सकते हैं, व्यवस्था में जो चीजें गई उसको स्वीकार किया गया। तो उसमें रिपब्लिक का ही अर्थ डेमोक्रेसी है, उसका अर्थ ही लोकतंत्र है, गणतंत्र है। मतलब हिंदी में अगर आप और अच्छे समझे ना, रिपब्लिकन का दूसरा अर्थ क्या है? गणतंत्र। गणतंत्र ही लोकतंत्र है। ये जो गण व्यवस्था है, ये बहुमत के आधार पर चलने वाली व्यवस्था है। किसी एक व्यक्ति का डिसीजन नहीं होता है। इसमें एक सभा बैठती है और इस सभा में एक बहुमत के आधार पर लिया जाता है डिसीजन है, जिसको हम लोग जी, दो जी, तिहाई जी, बहुमत जी, बोलते हैं मिलिंद ना, जी। जो संविधान में है। और वो जो जो आप ये व्यवस्था है। बोल रहे हैं, बस 1 मिनट में इसका ये बता दीजिए, आप क्या सोचते हैं गणतंत्र और लोकतंत्र एक होता है? क्या ये हाँ, आपके विचार हैं? बिल्कुल सही बात। जी, ठीक है। क्योंकि परमानंद ये जी? जो शब्द लोकतंत्र अभी आया, लेकिन रिपब्लिक जो शब्द है, गणतंत्र व्यवस्था, ये वो बुद्धा के काल से चली आ रही है। जी सर, जी, गणतंत्र, हाँ, उस समय से चली आ रही है और भारत की व्यवस्था है। जी। परमानंद जी, क्या आपको भी यही लगता है कि गणतंत्र और लोकतंत्र एक ही होता है? जी, बिल्कुल। और उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। दोनों का सेंस जो है वो कंक्लूड होके वही निकलता है कि समाज की व्यवस्था को हम इंडिपेंडेंटली अपने जी, देश वो के तो मैं नागरिकों के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था से चलाएँ। सवाल मेरा इसलिए है क्योंकि जब एक शब्द किसी एक चीज को डिफाइन करने के लिए होता है तो दूसरा शब्द नहीं बनता है। फिर दूसरा शब्द अगर बनता है तो उसका अर्थ भले ही 1% अलग हो लेकिन थोड़ा अलग होता है। हाँ, इसलिए आपके मैं बोल हिसाब से अंग्रेजी में उसको डेमोक्रेसी बोलते हैं और इस शब्द को अंग्रेजी में रिपब्लिक बोलते हैं। बात सही है। अंग्रेजी जी, में शब्द ही इसलिए बने हुए हैं कि उसके स्पेसिफिक अर्थ निकाले जाए। जी, इस संदर्भ में आपका क्वेश्चन सही है। जी। अब डेमोक्रेसी, ये एक इसका एक दूसरा अर्थ आप क्या फिर एक काम पॉलिटिकली करते आप हैं, इसको थोड़े बाद पॉलिटिकली में आप ले सकते, पॉलिटिकली ले जी, सकते हैं इसको। जी सर। इसको जब पॉलिटिकली ये ले सकते हैं। इस विषय पर हम आएँगे तब इसको लेंगे। अभी हम हमारा जो प्रोग्राम का जो अगला विषय है वो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष है। क्योंकि संविधान में क्या शामिल किया गया है? क्योंकि इसको भी बाद में जोड़ा गया, एक तरीके से प्रस्तावना में। तो ये पंथ निरपेक्ष है या धर्मनिरपेक्ष है और इन दोनों में क्या अंतर है? इसका अर्थ क्या होता है? इन सब चीज़ों पर आज हमको चर्चा करनी है। तो मिलिंद जी, आप ही इस पर अपने विचार रखकर हमारा मार्गदर्शन कीजिए। देखिए, पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, पहली बात तो ये अंग्रेजी शब्द है, उसमें आप देखेंगे आपको उसमें वर्कशिप मिलेगा या सेक्युलर मिलेगा। ये सेक्युलर। जो ट्रांसलेट करने वाले जो लोग हैं, उन्होंने गलत अर्थ निकाला है। बेसिकली सेक्युलर है, इसको सेक्युलर का अर्थ होता है कि स्टेट है, स्टेट को निर्देश है कि राज्य का कोई धर्म नहीं हो, वो सेक्युलर है। वो बिजली के तार की तरह पूरा सा नंगा है, उसमें अगर पंछी का हाथ लगे, इंसान का हाथ लगे, उसको करंट लगेगा। मतलब ये स्टेट के लिए है पॉलिसी कि ये चीजें नहीं होगा। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, ये सेक्युलर के रेफरेंस में। पंथ निरपेक्ष को उसका गलत अर्थ लिया। दूसरा ये कि आपने जो शब्द बोला इसमें अ, धर्मनिरपेक्ष, धर्म शब्द के रिलीजन शब्द नहीं है। अगर अंग्रेजी में हम लोग डिस्कशन करेंगे तो अप्रोप्रिएट वर्ड संविधान के अंदर रिलीजन शब्द नहीं है। रिलीजन शब्द का अर्थ धर्मनिरपेक्ष हो सकता है, लेकिन उसमें वर्कशिप है। वर्कशिप का अर्थ होता है मान्यताएं, परंपराएं, जो हम लोग उसको चीजें है, उससे हम किसी चीज को एडॉप्ट वो नहीं करेंगे, मतलब उसके अंदर जी, थोपेंगे नहीं, उससे जी, अलग रहेगा। मतलब चाहे उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जो रहने वाले लोग हैं, चाहे सभी कौन कौन है, प्रधानमंत्री उसके अंदर आता है, राष्ट्रपति उनके अंदर आता है, राज्यपाल उसके अंदर आते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आती है। जो संवैधानिक पद है, संवैधानिक पदों का व्यक्ति, वो व्यक्तिगत रूप से किसी धर्म को मान्यता हो, वो किसी क्रिश्चियन को मानता हो, किसी मुस्लिम को मानता हो, किसी बुद्धिस्ट को मान्यता हो, या किसी अन्य को मानता हो, लेकिन एज ए वो पद पर बैठा हुआ है तो वो ऐसे कोई कार्य नहीं करेगा। ये संविधान की मान्यता है, संविधान का वो है, वो धर्मनिरपेक्ष होगा। मतलब हिंदी वाली भाषा में मतलब वो वर्शिप को उस तरह का फॉलो करेगा।
ये जी, संविधान जी। की मान्यता है, ये ठीक है, वंदना। उस प्रस्तावना में दिया गया है, वो निरपेक्ष रहेगा। मतलब ना पक्ष करेगा, ना समर्थन करेगा, ना विरोध करेगा। ये चीज़ है उसके उस संदर्भ में हमको समझना। डॉक्टर उमेश जी, आपको क्या लगता है ये पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष क्या शब्द है? क्या मामला है? मतलब क्या समझते हैं हम इनसे? मैडम, संविधान में पंथ निरपेक्ष की बात की गई है। तो पंथ निरपेक्ष की अगर हम बात करते हैं तो पंथ निरपेक्ष वो होता है जिसमें राज्य लोगों के पंथ के लिए, वो किसी भी पंथ का है, या आप उसको हमारी बोलचाल की भाषा में आप धर्म अगर बोलते हैं तो किसी भी धर्म का अनुयायी हो तो सरकार उसका हनन नहीं करेगी, एक तटस्थ रूप से उसका पालन करेगी कि कोई उनको हानि ना करे। जो आर्टिकल 25 की हम बात करते हैं या 26 की बात करते हैं, तो राज्य किसी भी व्यक्ति का, जो भी नागरिक है या अनागरिक है, उसके धर्म या पंथ से संबंधित किसी भी उसके धर्म का कोई उल्लंघन नहीं करेगा, या उसकी रक्षा करने के लिए वो पंथ निरपेक्ष वर्ड जोड़ा गया है कि यहाँ पर सब निष्पक्ष भाव से राज्य कार्य करेंगे। अ, ऋतु जी, आप भी अपने विचार इस पर मतलब रख दीजिए ताकि हम समझ पाएँ कि हमारे मेहमान इस संदर्भ में क्या सोचते हैं। तो पंथ निरपेक्ष और धर्मनिरपेक्ष क्या सही है? जी, मैं इन लोगों के साथ जाना चाहूँगी और मैं अगली बार तैयारी से आऊँगी। जी, ठीक है ऋतु जी। परमानंद जी, आप इस विषय पे क्या सोचते हैं? यानी कि मतलब इन दोनों शब्दों का जो अंतर है वो हम किस प्रकार से देखें? साधारण जनता इसको किस प्रकार से समझे और हमको ये समझना चाहिए कि हमारे देश को किस दिशा में जाना है, धर्मनिरपेक्षता की तरफ जाना है या पंथ निरपेक्षता की तरफ? क्योंकि शायद मुझे लगता है दोनों शब्द के जो अंग्रेजी में होता है वो सेक्युलर ही होता है और हिंदी में 2 शब्द हैं, तो इन दोनों के अर्थ अलग ही होंगे। तो मतलब क्या विचार है इनका? परमानंद जी। जी, देखिए ये जो शब्द है संविधान में जुड़ा, ये एक्चुअल इसका इंग्लिश वर्जन अगर देखा जाए तो सेक्युलर है, जी, और इसमें ट्रांसलेटेड वर्जन जो हिंदी का जोड़ा गया, इसमें हम लोगों को को भ्रमित करने का प्रयास किया गया। एक्चुअल में जो प्रिंसिपल है, जो थॉट है संविधान का, जी, वो है धर्म। धर्म, अभी तो इस बात पर भी लड़ाई है कि धर्म क्या है और पंथ क्या है। जी, एक्चुअल में जो संविधान निर्माण के समय संविधान निर्माताओं का जो विचार, उसके अकॉर्डिंग इस देश को धर्म के का इसका कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं बनाया गया कि जैसे दूसरी कंट्रीज में का एक धर्म बना है, कोई मुस्लिम कंट्री कही जाती है, कोई यूनान की कही जाती है, कोई क्रिश्चियनिटी के से रिलेटेड कही जाती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत को संविधान निर्माताओं ने एक्चुअल में धर्मनिरपेक्ष बनाया था, जी, और वो यहाँ पर ना कोई मुस्लिम, ना क्रिश्चियन, ना हिंदू, ना अदर कोई भी जो भी माना जाए, वो उसके से नाम से या उसको बिलोंग करते हुए भारत नहीं होगा, ये उद्देश्य था। तो उद्देश्य उसका अर्थ परमानंद जी अर्थ मतलब सबसे पहले हमको क्या इन दोनों शब्दों में अंतर है या नहीं? पंथ ये निरपेक्षता और हिंदी धर्म हिंदी 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 के परिप्रेक्ष्य में जाए तो निश्चित रूप से इसमें अंतर है, अर्थ में दोनों ही अंतर है। अलग तो अलग। ये अंतर आप इस तरीके से बताएं ताकि मतलब अच्छे से उसको समझ पाएं, उसमें डिफरेंशिएट कर पाएं। अगर कुछ तो भी उसमें अंतर देखिए, हो तो। जी, धर्म की बात, जैसे धर्मनिरपेक्ष की बात हुई, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ जी, जी, कि धर्मनिरपेक्ष की बात की गई, तो धर्म वास्तव में जो धर्म परिभाषित है, धर्म जिसको माना जाता है प्रचलन में, तो वो हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, ईसाई धर्म, यहूदी धर्म, ये हैं। और जी, पंथों को अगर माना जाए तो कबीरदास जी की जो विचारधारा थी, बुद्ध की जो विचारधारा थी, महावीर जी की विचारधारा थी, इस प्रकार की जो विचारधाराओं को मानने वाले लोग थे, ये पंथ से संबंधित। तो हमारा देश कबीरदास की विचारधारा के विपरीत नहीं जाना चाहता। हमारे देश में इस पर भी रोक नहीं है कि आप बुद्धिज्म को और क्रिश्चियनिटी, माफ कीजिएगा, जैनिज्म को न माने, वो बुद्ध उसको सिखिज्म को न माने। ऐसी विचारधारा ऐसे को एक को बढ़ावा देने की बात नहीं होती, वो इक्विवेलेंट था। परंतु धर्मों को लेकर के
ऐसा एक ही धर्म पर केंद्रित ना हो जाए, इसलिए धर्म निरपेक्ष सेकुलर का असल अर्थ धर्मनिरपेक्षता है और संविधान में वो अर्थ लिखना चाहिए था हिंदी में धर्मनिरपेक्ष, तो उन्होंने पंथ निरपेक्ष लिखा। धर्मनिरपेक्ष ये दोनों जोड़ना चाहिए था, पंथ निरपेक्ष जोड़ दिया गया, आपके विचार? हाँ, बिल्कुल। दोनों में अंतर 2 शब्दों में आप बता दीजिए समय की सीमा को देखते हुए। अंतर मतलब ऐसा कि उसको डिफरेंशिएट उस वो तो शब्द से ही कर पाए। अगर मैं बताया ना कि धर्म जो है वो स्पेसिफिक रूप से डिफाइंड है कि जी, जी। धर्म क्या है, अलग पंथ क्या है वो अलग माना जाता है। जैसे कबीर जैन वे महावीर जी की जो विचारधारा है, जैसे आपने कबीरपंथी हाँ, और इनका बोला ये पंथ है, तो कबीर ये जी की इनसे विचारधारा निरपेक्ष है ना? इनसे जो वो चलते हैं वो एक पंथ की विचारधारा है और पैगंबर साहब की विचारधारा से एक वर्ग तैयार हो गया जिसको जो अपने आप को सो कॉल्ड धर्म कहने लगा, हिंदुइज्म हो गया और उधर यहूदी और क्रिश्चियनिटी थी, तो वो धर्म थे। इतना उसमें फ़र्क मैं समझता मिलिंद जी, तो हम धर्मनिरपेक्ष या जो पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, देखिए, मेरा तो ऐसा कहना है कि ये जो ब्राह्मणों ने ट्रांसलेट किया ना हिंदी में सीधी-सीधी बात, सीधी-सीधी कड़वी बात बोले। सेक्युलर अर्थ का उनको समझ में ही नहीं आया कि सेक्युलर का मीनिंग क्या होता है। इसलिए उन्होंने ऐसा किया है और हमको मिसगाइड करने के लिए मतलब जिसमें जो संविधान सभा में जो शब्द आए ना, ये बहुत स्टैंडर्ड लेवल के उस लेवल के शब्दावली है कि उसके अर्थ ढूँढने जाएँगे ना, उस लेवल के ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में तो यही मिलेंगे। तो ये जो मुझे लगता है कि जिनका हिंदी में ट्रांसलेट किया संवैधानिक शब्दों का, तो जानबूझकर ब्राह्मणवादी लोग हमारे लोगों को मिसगाइड करने के लिए जो क्योंकि अधिकतर हमारे देश की जो प्रजा है इंटेलेक्चुअल्स नहीं है, उस लेवल हूँ। की बिल्कुल, बौद्धिक क्षमता नहीं रखती है और वो भाषाई, क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी चीज़ों को समझने के लिए उनको मिसगाइड करने के लिए ऐसा किया गया। मेरा तो आरोप है इस पर जो जिन्होंने भी ट्रांसलेट किया है। क्योंकि इसके ऊपर बड़ा डिस्कस और डिबेट है, कई बुक्स है सेक्युलर शब्द पर सेक्युलरिज़्म पर काफ़ी बहुत बड़ा आपको डिस्कस डिबेट मिलेगी। कि वो सेक्युलरिज़्म क्या प्रैक्टिकली है? देखने में आता है। कहाँ से आया? प्रैक्टिकल में भी अगर देखा जाए ना सर, तो जब भी लड़ने की बात आती है, तो आरएसएस धर्मनिरपेक्षता की बात करता है हाँ, और बस ये बस जब लड़ाई झगड़ा लगाने के लिए इन्होंने ऐसा हिंदू राष्ट्र कार्यक्रम किया है। हिंदू राष्ट्र लेकिन बनाने की एक बात अर्थ में हो अगर हम संविधान की भावना को करेंगे, सेक्युलर का मतलब यही है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, संवैधानिक पदों पर जो लोग बैठे हैं, वो किसी एक धर्म का वो नहीं करेंगे, उसका पक्ष नहीं लेंगे ना, वो नहीं करेंगे। इसीलिए आर्टिकल 25 आया हुआ है, जैसे कि उमेश जी ने बताया। वो सभी को उस दृष्टि से देखना पड़ेगा। इसलिए यहाँ जैसे आप माइनॉरिटीज़ और जैसे सबको एक आपने राइट्स बोला दिए गए। इसी जी सर। रेफरेंस में माइनॉरिटी को राइट्स मिले हुए। जी, आपने जैसे कि ये कहा कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शब्द ऐसा कुछ आपने कहा था। तो हाँ, इसलिए इसका मेरा सेक्युलर का विचार था मीनिंग कि ढूँढना होगा ना हमको। जी, सेक्युलरिटी क्या है? इसलिए सेक्युलर विचार ये चाहती हूँ आपसे जानना कि संविधान की एक डिक्शनरी होनी चाहिए, कि संविधान में शब्द है, वो शब्द का अर्थ उसमें लिखा रहे ताकि जो मिसगाइड शब्द आपने प्रयोग किया, वो मिसगाइड ना हो पाए। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। वो काम आपको और हमको और सबको मिलकर करना पड़ेगा। कर ही रहे हैं हम लोग। कि ये जो ये ऐसे जिस तरह विचार से आने शायद नए जिस तरह से हम लोग और डिस्कस कर रहे हैं और एक सीरीज़ चला रहे हैं, ये उसी एक उसका एक ऑब्जेक्टिव है, मुझे ऐसा लगता है। जी। जी, ऑब्जेक्टिव इसका बिल्कुल यही है कि आपको जैसे संविधान को अगर हम अच्छे से समझेंगे, हमारे एक साथी उसकी जुड़े जड़ को हैं जानेंगे। एडवोकेट डी.आर. वाघमारे जी, उनको भी ज़रा कॉल कीजिए और कैमरा ऑन करने के लिए बोलिए और उनसे भी विचार जानिए। हैं इसमें जुड़े हुए। जी, बिल्कुल। जी, वाग्मेरे जी, आप अपना हाँ, माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए ताकि आपसे भी जुड़ पाएँ। शायद वो बिल्कुल चलिए। अवेलेबल नहीं होंगे, हम अगले प्रोग्राम में उनको रख लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो अभी हमने धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता के संदर्भ में जो बातें करी, तो इसका एक और सवाल बस मतलब उसका संक्षिप्त उत्तर ही मैं चाहूँगी आपसे क्योंकि हमारा समय भी अब हो चला है। तो इसको जी। बाद में क्यों जोड़ा गया? क्योंकि ये संविधान क्योंकि उस समय पर जब संविधान बन रहा था तब भी ये प्रस्ताव तो आया ही था कि इसको हम धर्मनिरपेक्ष शब्द को शामिल करते हैं, लेकिन कुछ जो उसके सदस्य थे उन्होंने इसका विरोध किया तो बाद में शामिल करने का क्या कारण था? पहले क्यों उस विरोध को स्वीकारा गया अगर बाद में शामिल ही करना था तो? इस पर अपना संविधान संक्षिप्त के अंतर्गत मैडम काल और परिस्थिति के हिसाब से कुछ चीजें की जो प्रासंगिक नहीं चीजें होती है मतलब जैसे कोई कानून प्रासंगिक नहीं है मतलब आज के समाज के उस हिसाब से नहीं उसको डिलीट करने का प्रोविजन है कुछ जरूरत है चीजें है रखता है कि नई नई चीजें जोड़ना है तो जोड़ने का भी प्रोविजंस है उसी के तहत
जो परिस्थितियां संविधान लागू 1950 के बाद 20-22 साल में जो बनी और उस समय जो सारी चीजें लोग जरूरत महसूस हुई, इसलिए उस चीज को जोड़ा गया है और वो प्लस में ही है, संविधान के उस सपोर्ट में ही है, उसके सपोर्ट में ही यही मानकर जोड़ा गया है। यही कहेंगे। जी। ठीक है, इसका भी जैसे आपने ऑब्जेक्टिव की बात करी तो इस सीरीज का ऑब्जेक्टिव भी यही है, जैसे कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्द को बाद में जोड़ा गया तो वो किसी के दिमाग में आए होंगे कि इनको भी शामिल किया जा सकता है, जिससे और ज्यादा समझ इसकी विकसित हो। तो हाँ, हम हाँ, भी ऐसे मतलब कुछ प्रावधानों को जानेंगे इसके विचार विमर्श में ही कि कौन से ऐसे चीजें हैं जिनको अब प्रासंगिकता नहीं है या फिर उनको और ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता है, क्या जोड़ा जाना चाहिए, क्या हटाना चाहिए, कि किसके क्या कंसिक्वेंसेस आते हैं, परिणाम क्या होते हैं। तो ये सभी इसका ऑब्जेक्टिव है। तो जी, आज का जो हमारा प्रोग्राम है उसका अब समय हो चला है, तो हम अगले जी, जी। प्रोग्राम में आपसे मुलाकात करते हैं। आज के प्रोग्राम में जुड़ने वाले सभी मेहमानों, रितु जी, उमेश जी, परमानंद जी और मिलिंद जी और वाग्मेरे जी, आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। और साथ ही में वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पे जो ऑर्गेनाइजर है मेघराज सिंह जी, उनका भी मैं धन्यवाद कहूँगी। और हमारे जो स्पॉन्सर है, जिन्होंने इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है, रवि माहे अंबेडकर जी न्यूयॉर्क से और दिलबाग सिंह जी अमेरिका से, इन दोनों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत आभार। और हमारी जो जनता हमें सुन रही है, जो श्रोतागण हमें देख रहे हैं, श्रोतागण सुन रहे हैं और दर्शक हमें देख रहे हैं, उन सबका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का। जी सर, नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार।